बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। तो जनाब, ज़िंदगी अच्छी और ख़ूबसूरत और पुरसकून और खुशगवार गुजारने का क्या राज है? सो इसके लिए राज जो है वो एक मैंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और वो ये कि अपनी खुशी को मंसूब करना चाहिए अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने टारगेट्स के साथ। किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी हैपनिंग के साथ जब आप अपनी खुशी को मंसूब करते हैं कि हमें ये मिलेगा तो तब हम खुश होंगे, हमारी ज़िंदगी में ये बंदा आएगा तब हम खुश होंगे। सो होता क्या है कि हम उन चीज़ों को फिर चेज़ करते रहते हैं, उनके पीछे भागते 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 हम थक जाते हैं और अगर हमें वो चीज़ ना मिले तो वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन यस, जब आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, उनके लिए एफर्ट्स पुट इन करते हैं और जब आप उनको अचीव करते हैं तो वो खुशी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। और अल्लाह ना करे अगर कोई वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाता तो वो उसके लिए एक लेसन होता है, वो लर्निंग होती है, लेकिन उसमें हार कहीं पर भी नहीं होती। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? तो कल रात तो बड़ा खुशगवार था और आज भी महकमा मौसमियात ने बारिशों की प्रेडिक्शन दी हुई है, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें। लेकिन एक्चुअली लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगे शावेज़ जी। शावेज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, सूरज और बादलों की आग मचोली के साथ जो है वो सुबह का वक्त जो वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। तेज़ और ठंडी हवाओं चलने की वजह से सुबह का मौसम जो है वो काफ़ी मज़ेदार और दुबाला किस्म का हो गया है। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए शहरियों के लिए जो है वो एक बार फिर से खुशी की एक नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो बारिशों का सिलसिला आज से मुल्क भर में शुरू होगा, जो कि रवां हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। उसके साथ ही महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जबकि हवाओं में नमी का तनासब जो है वो 60% तक रहेगा, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। मौसम खुशगवार होते साथ जो है वो दर्जा हरारत में भी। थैंक यू सो मच शावेज़, हमें मौसम का हवाल बता रहे थे और बारिशों की बहरहाल प्रेडिक्शन है। इसी के साथ हम मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले US डॉलर आज आपको मिलेगा 308 रुपए में, यूरो मिलेगा 330, ब्रिटिश पाउंड 381, UAE दिरहम 84.6 में आपको मिलेगा, सऊदी रियाल 82.6, कवेती दिनार 932.2 और कैनेडियन डॉलर आपको मिलेगा 225.5, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलेगा 201 एंड ओमानी रियाल 744.58 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा आपको मिल सकेगा 70 रुपीज़ पर केजी, आलू 68 रुपीज़, सब्ज़ मिर्च 70 रुपीज़, प्याज 50 रुपीज़, पालक 30 रुपीज़, गाजर 50 रुपीज़, टमाटर 30 रुपीज़, गोभी 30, करेला 80 रुपीज़ में आपको मिल सकेगा। सेब की अगर हम बात करें तो 335 में आज आपको सेब मिल सकेगा। खजूर जो है वो 480 में मिल सकेगी। तरबूज 30 रुपीज़ पर केजी, फालसा 190 रुपीज़, केला 360 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 235 रुपीज़, खरबूजा 70 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएंगे। 396 में आज आपको जिंदा ब्रॉयलर मिल सकेगा। गोश्त 594 रुपीज़ पर केजी और अंडे फार्मी 273 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आज आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जनाब, टिकटॉक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट मुतारफ़ करवा दिया है और इनिशियली बिकॉज़ ये अभी आजमाइशी तौर पर इसको मुतारफ़ करवाया गया है, सो ये फ़िलिपाइन के सारिफीन इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इससे होगा क्या कि कोई भी अगर आपने वीडियो अपलोड की है, किसी भी किस्म का कंटेंट, उसके बेहतर अगर आप रिज़ल्ट्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैट बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस चैट बोट से पूछ सकते हैं और ये आपको फौरी तौर पर इसका जवाब देगा। सो अगर ये तजर्बा कामयाब होता है सो टिकटॉक जो है, तमाम अगर हम इस तरह से प्लेटफॉर्म्स की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, सो उनमें सबसे पहला ऐसे होगा लाइक प्लेटफॉर्म जिसने चैट बोट जो है मुतारिफ़ करवाया। वैसे स्नैपचैट ने भी करवाया लेकिन उनका चैट बोट कोई इतना मज़े का नहीं है, बड़ा ही सादा सा देसी सा, उसको पता पुता कुछ होता नहीं। बट बहरहाल देखते हैं टिकटॉक वाला तजर्बा जो है ये कैसा होगा। इसी के साथ मज़ीद शो में आके बढ़ेंगे और आपको एक शख्स से के बारे में बताना चाहेंगे जिस
की उम्र अब 71 ईयर्स है। पढ़ाई इसने अपनी स्टार्ट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के कोई 50 साल बाद इसको बीए की डिग्री मिली। और जब ये स्टेज पर पहुंचा अपने यूनिवर्सिटी के, सो वहाँ पर जब इसे, अभी आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि मतलब जब यूनिवर्सिटी एंटर हुआ था तब इसकी शक्ल क्या थी और अभी कितना ओल्ड होकर ये यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ है और बीए की डिग्री मिली है और इसको सबसे ज़्यादा सुस्त तरीन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो करार दिया गया है। बिकॉज 54 ईयर्स लगे हैं इसको अपने सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करने में। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताना चाहेंगे एक इंडियन सरकारी ऑफिसर के बारे में जिसका बेचारे का मोबाइल फ़ोन जो था वो डैम में गिर गया और बकौल इस ऑफिसर के उसमें बहुत ही ज़्यादा हसास डेटा था, हुकूमती हसास डेटा था। और उसने कहा कि जी सबको ऑर्डर उसने कर दिया कि डैम का जो पानी है ना वो खाली करवाया जाए। सो कहा जाता है कि लाखों लीटर्स के करीब जो था ना वो पानी वो वहाँ से निकाला गया और उसके बाद उसका फ़ोन मिला लेकिन वो किसी काबिल नहीं रहा। और फिर सोने पर सुहागा हुआ क्या कि जो बाकी के अफसरान थे जब उनको इस हरकत का पता लगा तो उन्होंने कहा इसने तो अपने उहदे का, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। सो अब उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई उसका आगाज़ किया जा चुका है। सो ऐसे भी होता है कि अगर आपका फ़ोन नॉर्मली टब में भी गिर जाए ना तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये पूरे का पूरा डैम में गिर गया। सो कैसे इस बंदे को लगा कि ये फ़ोन मेरा ठीक हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है। बट इस चक्कर में पूरा डैम का पानी जो था वो खाली करा लिया गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे और आज के शो की हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे से मुंसलिक बुनियादी सेहत के खतरात क्या हैं, मोटापा ओवरऑल सेहत को कैसे मुतासर कर सकता है। साथ ही साथ डेंगू के जाली मुलाजमीन की मद में 3 करोड़ रुपए हड़प किए जाने का ये मामला है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अद्वियात की कीमतों में हालिया 20 से 70% तक इजाफा, इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। पीस एजुकेशन का हमारे मुआशरे में क्या किरदार है और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी कोपेमा नाइला कयानी से जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली है। तो ये तो थी हमारे शो की हाईलाइट्स। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है ओबेसिटी पर। और जब हम मोटापे की बात करते हैं सो ऑब्वियसली जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम होता है, इसको तो वैसे एक डिज़ीज़ कहना चाहिए, इसकी वजह से और बहुत से जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट होते हैं, जिसमें फॉलेज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ जाते हैं, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। जिन लोगों को भी ओबेसिटी होती है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। सो बहरहाल जब हम अपनी ग़िज़ा की जब हम बात करते हैं, सो जब हम ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा फ़ैट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा माइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, सो अल्टीमेटली इसके असरात जो हैं वो हमारी बॉडी पर आते हैं और बॉडी के साथ साथ फिर हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सो इसकी एक्चुअल मज़ीद कॉजेज़ क्या है? लाइफस्टाइल तो एक मेजर कॉज तो है ही, बट इसके अलावा और कौन सी वजूहात हैं एंड यस हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त लेप्रोस्कोपिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर माज़ल हसन इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे क्विकली ये जानना चाहूँगी कि ओबेसिटी की कुछ जो कॉजेज़ हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए, बट इसके अलावा और कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो ओबेसिटी है वो होती है और ख़तरात इसके क्या क्या हैं? तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है कि आजकल ओबेसिटी मोस्ट कॉमन डिजीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको अगर हम ये बेजा नहीं होगा कि आपको पता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियां ओबेसिटी से शुरू होती हैं और वहीं ख़त्म होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान का नंबर ऑलमोस्ट 27। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अभी हम बात करेंगे डेंगू के जाली मुलाजमीन की मद में 3 करोड़ रुपए हड़प किए जाने का ये मामला है। पिछली हुकूमत की इंक्वायरी में अफसरान पर करप्शन साबित हुई और करप्शन साबित होने के बावजूद जो अभी केयर टेकर सेटअप है इसमें महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ है लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक समेत 8 अफसरान को करोड़ों रुपए हड़प किए जाने पर सिर्फ
नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। एक ये मामला है, इसके साथ साथ एक दूसरा मामला है और वो ये कि अद्वियात की कीमतों में 20 से 70% तक इजाफा जो है वो किया जा रहा है एक बार फिर। और इससे पहले अगर हम देखें तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 11 मरतबा ये इजाफा किया जा चुका था और अब फिर से ये जो इजाफा है, ऑब्वियसली अवाम जो है वो ऑलरेडी परेशान है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अशियाए ज़रूरियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं, और ये जो ऐसी तमाम सिचुएशन में जो आम अद्वियात है जिसके बगैर मरीज़ों का, मतलब अगर हम इंसुलिन की ही बात कर लें तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, जो इंसुलिन पर होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनका इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें भी जो है वो अच्छा खासा जो इजाफा जो है वो किया जा रहा है। सो इसके क्या रीज़न्स हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मियां नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग, इस वक्त शो का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ सदर ड्रग लॉयर्स फोरम नूर मेहर साहब भी इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले हम ज़रा अद्वियात की कीमतों में इजाफा, इसको अगर हम डिस्कस कर लें। नूर मेहर साहब, क्या आप इस हवाले से कहेंगे कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा एक्सपेक्टेड है फ्रॉम 20% टू 70%, इसके पीछे अब क्या रीज़न जो है वो बताई जा रही है? देखें, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो बड़ी ताकतवर हैं, और उन्होंने पिछली हुकूमत जो थी उसमें 24 दिसंबर 2018 को अद्वियात कीमतों में इजाफा किया, फिर 10 जनवरी 2019 को फिर इजाफा किया, फिर जुलाई 2019 को फिर इजाफा किया, फिर सितंबर 19 में इजाफा किया, फिर अक्टूबर में इजाफा किया। तो ये 11 दफ़ा जो उनका इजाफा है वो बहुत ज़्यादा था। 300% तक जो है इसमें इजाफा की हमने बहुत सारी तहकीकाती रिपोर्टें भी चलाई, डाटा भी चलाया, लाहौर रंग ने, न्यू टीवी ने, मियां नवीद साहब ने इस पर काफ़ी काम किया। देखिए, हम तो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, और इसी वजह से जो है आमिर कियानी जो थे उनके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, वो इस वजह से चेंज हुए कि उन पर 6 अरब के करीब जो अद्वियात की गबन और गैर ज़रूरी अद्वियात कीमतों में इजाफे का जो है वो मसला था। अब पिछले जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उनकी भी कुछ गोताइयाँ थी, क्योंकि 27 नवंबर 2013 को जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक 15% इजाफे किया था, फिर हमने एहतजाज किया, मीडिया ने एक रोल प्ले किया, फिर वो जो है कुछ दिनों बाद वो वापस हो गया। तो मतलब मुस्लिम लीग नून ने उस इजाफे को रोक के रखा, कोर्टों में गए, फिर साकिब निसार साहब ने वो कर दिया। अब बात ये है कि जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है उसकी वजह से जो गाजर, मूली, तेल और चीज़ें आम कमोडिटीज़ हैं उसकी प्राइसिंग की जो शरह है, जो उसकी महंगाई की शरह है, उसको कंपेयर किया जाता है दवाइयों के साथ। ये मैं समझता हूँ कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी ही गलत है। देखिए, दवाई ज़रूरत होती है, और फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं बाहर के मुल्कों से तो उनको उस पर टैक्स 0% होता है, तो उनको और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मराहत मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दवाइयों के मामले में जो है तमाम हुकूमतों को जो है इंसाफ से काम लेना चाहिए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उन्होंने ये, मैं समझता हूँ कि ये कीमत जो 20% और इससे ज़्यादा जो 70% जो कहते हैं कि महंगाई की शरह के लिहाज से उन्होंने किया है, तो ये जो 20% इजाफा भी जो है, अब देखें इंसुलिन जो है 2500 रुपये की थी, अब वो 3000 रुपये की हो गई। तमाम जो 80,000 दवाइयाँ हैं, जो एक्टिव दवाइयाँ हैं, उनकी कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, 20% इजाफा जो है मरीज़ों को मारने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस पे जो है फौरी तौर पे कमेटी। लेकिन नूर मेहर साहब, इससे पहले अगर हम देखें तो ये हमेशा से बात की जाती थी कि जी रॉ मटेरियल बाहर से आना होता है, फिर एलसीज बंद है, इसलिए अब ये इजाफा जो है वो लाजमी तौर पर करना है। और इसके हवाले से अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की सिचुएशन के मुताबिक अद्वियात जो थी वो नापैद हो चुकी थी, मार्केट से मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि ड्रग्स ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मुख्तलिफ अद्वियात बनाना बंद ही कर दी थी। अब की बार उनकी जानिब से क्या एक्सक्यूज़ कह ले दिया जा रहा है, या क्या बात की जा रही है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इजाफा अब करना ही करना है? देखिए, इससे पहले तो ये था ना कि रॉ मटेरियल आना है, एलसीज बंद है। एलसीज तो बहरहाल अभी भी बंद है, लेकिन वैसे क्या कहा जा रहा है? देखें, असल बात यह है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं ना, इनकी लॉबिंग बहुत तेज़ है, और वो हुकूमती लोगों पर इतना प्रेशर डालते हैं, और ब्लैक मेलिंग तो एलसी और इन चीज़ों की करते हैं। और इस पे भी हमने बारहा जो है आवाज़ बुलंद की है कि भाई जो एलसीज़ हैं वो खुलनी चाहिए, स्टेट बैंक को रोल प्ले करना चाहिए, और जो शिपमेंट्स पड़ी हुई हैं कराची एयरपोर्ट पे, ड्राई पोर्ट लाहौर पे और पेशावर, तो वो क्लियर होनी चाहिए। उन पर जो डॉलर दवाई के लिए जो है ना डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं, मजबूरी है। पाकिस्तान में 90% जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो बाहर के मुल्कों से आता है, तो इसके लिए
हुकूमत को इकदाम उठाने चाहिए, बजाय कि वो फार्मास्यूटिकल्स के मसाइल हल करते। 20% इजाफा जो है मैं समझता हूँ इंतहाई ज़्यादती है। ये 4 से 5% होना चाहिए था, जो कि 20% जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डॉलर डिवैल्यू हुआ है, रॉ मटीरियल के कुछ प्राइस जो है वो बढ़े हैं, लेकिन इसका मैं समझता हूँ कि उसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ उनको कुछ चीज़ों में मज़ीद रियायत देती, बजाय कि मरीज़ों पर जो बरह रास्त। अच्छा, वैसे ये मामला जो है इसको सब्सिडी दी जा सकती है, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। मियां नवीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो डेंगी के जाली मुलाजमीन का ये मामला है, 3 करोड़ रुपए की करप्शन है, करप्शन साबित हो चुकी है तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। अभी जो निगरान सेटअप है वो सिर्फ नाराजगी का इजहार कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये मामला असल में है क्या? क्योंकि खबर भी आपने रिपोर्ट की थी। देखिए जी, डेंगी आपको पता है कि साल 2010 में पंजाब में शिद्दत के साथ आया था और हज़ारों मरीज़ अस्पतालों में पहुंच चुके थे। उस वक्त फ़ैसला किया गया था कि इस तरह का एक डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन वो डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम बनाने का मकसद जो था, और फ़ैसला भी अच्छा था, मकसद यही था कि डेंगी को कंट्रोल रखेंगे। पंजाब में डेंगी को कंट्रोल भी किया गया, नो डाउट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ, वो रोज़ाना सुबह जो है वो एक मीटिंग लेते थे और उसके बाद उसमें सारे प्रिंसिपल्स एम एस साहबान सारे उसमें जो है वो आते थे। लेकिन अब ये डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम करप्शन प्रोग्राम बन चुका है, चूँकि 3 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 3 करोड़ के करीब ये अमाउंट जो है वो ख़जाने से निकाली गई और कैश के ज़रिए जो है वो लाहौर के 16 डॉक्टर्स DDOH और CO हेल्थ लाहौर जो मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल मलिक वो भी इसमें मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। ये 16 डॉक्टर फैसल मलिक समेत 16 डॉक्टर अफसरान थे जिनके खिलाफ इब्तदाई रिपोर्ट में साबित हुआ। डॉक्टर अख्तर मलिक जो साबका सूबाई वज़ीर थे, उन्होंने ये उनके दौर में ये करप्शन का मामला सामने आया था, फिर इनको ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया। हुआ ये कि जैसे ही निगरान हुकूमत आई और अली जान साहब सेक्रेटरी हेल्थ आए, उन्होंने फौरी तौर पर कोई चीज़ नहीं देखी। सबसे पहले जिनके ऊपर बेशुमार करप्शन के इल्ज़ाम हैं डॉक्टर फैसल मलिक के ऊपर, उनको फौरी तौर पर उसी ओहदे के ऊपर दोबारा लगा दिया। अब उनको एक लफ्ज़ है पीडा एक्ट के तहत सेंश्योर, यानी उनको ज़ाहिर नाराज़गी करते हुए उनको माफ़ कर दिया। 3 करोड़ ख़जाने से चोरी हुए हैं, साबित हो चुका है। और मुझे ये एक समझ नहीं आती कि अगर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो निगरान सेटअप में इनकी हमायत मौजूद है और इनको यहाँ पर इनके पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है, कोई हुकूमत हो, खा नून लीग की हो, खा PTI की हो, हर दौरे हुकूमत में पिछले कई सालों से ये लगे हुए हैं, तकरीबन कई सालों से यहाँ पर इसी सीट के अलावा क्या पंजाब में कोई और डॉक्टर नहीं है, अहल नहीं है जो कि CO हेल्थ लाहौर लग सके? इनके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी वैसे क्या है, क्या कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? ये माल कमा कर देते हैं ना, ये करोड़ों रुपए का तो केस है सामने। देखें ना, मैंने ये खबर यानी आपके ख्याल में जो 3 करोड़ की करप्शन हुई है इसमें कुछ इनकी जेब में गया होगा, कुछ उन्होंने ऊपर तक पैसा गया, ऊपर तक पैसा गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने खबर ब्रेक की थी कि महकमा एंटी करप्शन के एहलकारों के साथ ये एक होटल में डील करते हुए पाए गए थे। मैंने फुटेज निकाली थी और मैंने वो खबर ब्रेक की थी। अली जान साहब के ऊपर सवालिया निशान है बहुत बड़ा कि क्या फैसल मलिक के अलावा आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा? रशिया से ये ग्रेजुएट है, पंजाब पाकिस्तान के ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं आपके पास, किंग एडवर्ड के पढ़े हुए, लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए, और बहुत सारे इदारे हैं। इन्हीं के पास कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि ये CO हेल्थ लाहौर ही लगते हैं? मामला दूसरा है, आम बंदे को भी नज़र आ रहा है, ज़बान ज़्यादा आम है इस वक्त कि डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम में करप्शन कैसे होती है। जाली शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके हर टाउन के अंदर जो है वो सरकारी खजाने, दौरे जदीद में हम रह रहे हैं, दौरे जदीद में अभी कैश पेमेंट की जाती है। देखिए मियां साहब, एक यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ इसको भी क्लियर कीजिएगा कि जो डेंगी के फंड्स होते हैं बेसिकली उसमें से ये खुद की जाती है या ये अवाम के लिए मख्तस की जाती है, उसमें से ये लोग खुद करते हैं? क्योंकि अभी अगर हम सेहत सहूलत प्रोग्राम देखें तो वो बेसिकली तो अवाम के लिए मख्तस किए गए फंड्स हैं, उसमें भी बहरहाल बहुत ज़्यादा करप्शन है और मुझे लगता है कि सूनर और लेटर वो भी मामलात जो है वो अवाम के सामने आएंगे। सो ये फंड्स बेसिकली होते किसके लिए हैं? डेंगी टीम्स के लिए, सर्वेलेंस टीम्स के लिए, जो टीम्स काम कर रही होती हैं उनके लिए, किसके लिए होते हैं या लोगों के लिए? ये सरकारी फंड होता है बजट तनख्वाहों का, और इन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है, हर 3 माह के लिए वर्कर्स रखते हैं हज़ारों। पहली तो बात यह है कि मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये तजवीज़ दूंगा कि आप डेली वेजेस हर 3 माह क्यों रखते हैं जी? अगर आपने वाकई बंदे रख रहे हैं और आपको चाहिए आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखें और सैलरी जरिया चेक उनको दें। आप कैश पेमेंट विड्रा करते हैं और कैश के जरिए आप जिसको मर्जी दे दें। हर 3 माह ये बंदे रखते हैं और 3 माह बंदे रखते नहीं एक्चुअली। ये जो शनाख्ती कार्ड होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है।
मुफ्त लोगों से शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते हैं। कई जाली शनाख्ती कार्ड भी हैं, जाली नंबर भी इसमें आए हैं जो इंक्वायरी की गई है। उनको इकट्ठे करके उनके नाम के ऊपर फिर पेमेंट विड्रा करते हैं और फिर ये तकसीम करके खा जाते हैं। और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नीचे फैसल मलिक साहब तक नहीं, ये बात ये ऊपर तक है। ऊपर तक मैं ये भी बता दूं कि सेक्रेटरीज भी इसमें मुलव्वस होते हैं और ये फंड खाने का यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी भी आप कह रहे हैं इसमें मुलव्वस ये हमारी ये पब्लिक मनी है और इसको खाया जाता है। सिर्फ ये है कि जी हर 6 माह बाद 3 माह बाद ये एक बंदे रखते हैं और बराए नाम बंदे रखते हैं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर करते हैं और कुछ रख भी लेते हैं। उनको भी ये उनकी भी डिडक्शन करते हैं, कटौती करते हैं। लेकिन अच्छा, अगर हम निगरान सेटअप की बात करें तो निगरान सेटअप के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना, इनके हाथ पैर तो बंधे होते हैं, ये लोग कुछ कर तो सकते नहीं है सच। सो आपके ख्याल में ये किया जा सकता है कोई कार्रवाई इस टेन्योर में या नहीं की जा सकती? निगरान सेटअप अब प्रलॉन्ग हो चुका है, निगरान सेटअप तो ख़त्म हो चुका है। ये इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की कि हमने ये तैनाती कार्रवाई का इख्तियार है निगरान सेटअप के पास आपके ख्याल? कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? देखें ये तो एक करप्ट ज़दा बंदा जो जिसके ऊपर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ाम हैं, अभी क्लियर भी नहीं हुए, और आप उनको कह रहे हैं कि जी सिर्फ ज़ाहिर नाराज़गी है। इंक्वायरी ऑफिसर का देखें, वो कहता है जी ज़ाहिर नाराज़गी, और वार्निंग दे के जो है वो वापस उनके फैसल मलिक साहब और उनके 6 साथी। ये मैं इसलिए आपके प्रोग्राम में तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ कि ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी के ऊपर जो है वो इस तरह डाका डाला जा रहा है। बदकिस्मती से कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस मैटर को एक ईमानदार इंक्वायरी ऑफिसर लगाकर इसको फौरी तौर पर फैसल मलिक से ओहदे से हटाया जाए और एक इंक्वायरी ऑफिसर, ईमानदार इंक्वायरी ऑफिसर लगाकर तमाम जो है वो इंक्वायरी की जाए। अगर वो बेगुनाह साबित हो तो लगा दें, लेकिन अगर वो करप्ट साबित होते हैं तो फिर क्यों महकमा एंटी करप्शन के अफसरान के साथ या मुलाजमीन के साथ एक निजी होटल में मिलकर फैसल मलिक साहब उनके साथ मामला तय कर रहे थे? ये तो पूरा अच्छा, ये इस पर अभी हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे आगे चलकर और मजीद क्या किया जा सकता है। नूर महर साहब, आपसे मैं ये अद्वियात की जो कीमतों में इजाफा है अभी राइट नाउ, कौन कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है, और वो अद्वियात स्पेशली जो लोगों के इस्तेमाल की हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकते, तो ऐसी कौन सी अद्वियात हैं? देखें, वैसे तो 80,000 जो अद्वियात हैं तमाम किस्म की, इन्होंने यूनिफॉर्म प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है। और जिस तरह प्राइस इंक्रीज हो गई है या अभी होनी है? हो गई है, नोटिफिकेशंस हो गए हैं, SRO आ गया है कि कंपनीज़ ने 20% जो है 22 मई से जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसका उन्होंने SRO भी जारी कर दिया है इंक्रीज़ का। इससे पहले बात यह है कि देखें, हुकूमत में यहाँ पे जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि अद्वियात की कीमतें जो है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है प्रोविंशियल, उसकी भी वेबसाइट पर होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट बजाय कि सब्सिडी देने के फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, उनको चाहिए कि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर जेनेरिक फार्मेसीज गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में खोलें, गवर्नमेंट खोले। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट खुद जब दवाइयाँ खरीदती है 100 रुपये वाली दवाई 10 रुपये की खरीदती है, तो पब्लिक जो है वो 100 रुपये की खरीद रही होती है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जेनेरिक फार्मेसी सिस्टम जो है पूरी दुनिया, इंडिया में है, पूरी दुनिया में है, तो पाकिस्तान में भी ये बहुत आसान होगा। अच्छा, ये आप क्या कह रहे हैं जेनेरिक फार्मेसी सिस्टम? हाँ, मैंने पहली दफ़ा ये टर्म सुनी है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ना, ये सिस्टम है क्या? जी, होता ये है कि जो एक ही दवाई है वो 200 कंपनियां बना रही होती हैं। तो आप देखें, पैनाडोल जो है एक ब्रांड है, ठीक है, तो अब अगर उसमें पैरास्टामोल होती है, या जिस तरह अमलडोपिन है, अब एक नार्वेसिक नाम का उसका एक ब्रांड है, वो जो है 780 रुपये का 5 mg पैक है, और जो हमारी एक अच्छी जो लोकल कंपनी है जाफा, वो 49 रुपये का पैक दे रही है। तो 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस होनी चाहिए। और यही एक तरीका है कि गवर्नमेंट जब खुद खरीदती है तो दवाइयाँ जो है मार्केट में अगर 800 रुपये का पैक है तो वो खरीदते हैं 25 रुपये का। अच्छा, इतना फर्क होता है? जी जी, ये यानी आपका कहने का मतलब है ये सरकारी अस्पतालों में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो इतने कम रेट पर खरीदी जाती हैं? वो खरीदी ही इस शरह पे जाती हैं कि जो कम से कम रेट कंपनियां देती हैं। अब देखें ना, अगर कहते हैं कि जी जो बड़ी कंपनी है उसकी म्यारी है, तो फिर अगर उसकी म्यारी है, महंगी है, 800 रुपये की है, तो फिर वो जो 50 रुपये की बेच रहे हो, फिर उसको बंद करें भाई। एक ही कानून है, एक ही साल्ट है, एक ही टेस्टिंग है। जो गवर्नमेंट में खरीदते हैं उसके तो टेस्ट भी करते हैं, जो मार्केट में तो टेस्ट भी। लेकिन ये फिर मामला आपके ख्याल में कैसे हल होना चाहिए? इसमें तो फिर हुकूमत की भी मिली भगत है ना, कि वो खुद तो अद्वियात इतनी कम कीमतों में खरीद लेते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो खुद कंपनियों के मरहून मिन्नत होते हैं। उनके जो आम खुदा तर्स लोग जो है होने चाहिए जो पॉलिसीज़ बनाएं। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि जी दवाइयों की कीमत भी उसी शरह से बढ़ेगी जिस तरह आम महंगाई हो रही है। मतलब गाजर मूली तेल का जो रेट बढ़ रहा है,
ठीक है, उसी शरह से जो 70% जो इंक्रीज़ है महंगाई का 48% है, उसी शरह से दवाइयों की उसी शरह से उन्होंने 20% ये बढ़ा दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए। बाकी जो जेनेरिक सिस्टम है उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स जो है ना वो फार्मूला लिखें, साल्ट लिखें, बजाय को ब्रांड लिखते हैं। अब क्या है कि गवर्नमेंट जो होते हैं साल्ट वाइज जेनेरिक परचेज करती है खुद, लेकिन अगर प्राइवेट स्टोर जो है उसमें भी जेनेरिक में अवेलेबल होगी उसी रेट पे जो गवर्नमेंट खरीदती है, तो फिर जो है आम आवाम को, आम बंदे को भी एंटी कैंसर जो है। अच्छा, ये जो अभी आप मुझे समझ आई है कि आपका ख्याल ये है कि हर जो डॉक्टर है वो सिर्फ सॉल्ट लिख कर दे, कंपनी या ब्रांड का नाम मत लिख कर दे। तो फिर पेशेंट की अपनी मर्जी हो कि वो कौन सा जो उसको ऑब्वियसली प्राइस अफोर्डेबल लगेगी। नगरी है कि एक डॉक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सारा दिन कंपनियों के मुफाद के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, सरकारी अस्पताल में भी लिखता है, प्राइवेट में लिखता है, अपना अच्छा मरीज जो सरकारी इसके बजाय प्राइवेट में लेके जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये खुला तजाद है ना कि भाई आप सरकारी नौकरी सरकारी है और सारा दिन कंपनी के मुफाद के लिए काम, उनसे फ्रिज, एसी, बाहर के टूर, कारें, कौन सी चीज है जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां नहीं देती डॉक्टरों को। फिर अगर हम उनको कहते हैं, कुछ डाकू कहते हैं कुछ डॉक्टरों को, तो वो नाराज भी होते हैं कि देखिए इंसानों पे रहम करें। इंसान बीमारी में सबसे ज्यादा मजबूर होता है, मरने पे होता है, उसके लिए भी एक दवाई है। हमने मियां नबी साहब ने नेक्साविर एंटी कैंसर है 2,32,000 की रजिस्टर्ड है, इंडिया में 5,500 रुपए की है। तो हम आवाज ना उठाएं, बुरे तो कराते हैं हम, लेकिन हमने आवाज़ बुलंद करना नहीं छोड़ना। और इस पे हमने बहुत सारे मुकदमात भी झेले हैं, लेकिन आगे भी फिर भी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, पाकिस्तान में जेनेरिक मेडिसिन सिस्टम जो है उसका आना भी ज़रूरी है, ताकि जो सस्ती तरीन मियारी दवाई का अगर गवर्नमेंट अपने लिए खरीदती है तो पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, ये जो अभी हम करप्शन की बात करें, 3 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है और इसमें आप कह रहे हैं कि डॉक्टर फैसल मलिक जो है वो पिछले कई अरसे से जो है वो इसी ओहदे पर बराजमान है। ये डेंगू आने के बाद के तमाम सिचुएशन है या उससे पहले भी ये मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर रह चुके हैं और करप्शन वगैरह कर चुके हैं? कितने अरसे से ये इस ओहदे पर है? देखिए डेंगू तो साल 2010 में पंजाब में शिद्दत के साथ आया था, लेकिन ये तकरीबन कोई 4-5 सालों से तैनात है इसी सीट के ऊपर। ठीक है, नून लीग के दौर में भी जो था, उसके बाद फिर PTI के दौर में भी ये तैनात रहे हैं। देखिए करप्शन डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये पूरे पंजाब के लिए या ओवरऑल आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पूरे पंजाब के लिए। जो ये लाहौर के CU हेल्थ लाहौर है, ठीक है। और जो मैं डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम की बात करूँ ये पंजाब का। और इसमें आपने घरों में देखा होगा, ये वर्कर जाकर सर्विलेंस करते हैं कि आपका कहीं पानी तो नहीं खड़ा, कूलर के अंदर, गमलों के अंदर पानी वगैरह तो नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, और अब तो बदकिस्मती से आजकल तो चेक भी नहीं कर रहे। और मैं यही बात से बात करने लगी थी कि अभी तो चले खैर मच्छर उतना नहीं है, लेकिन ये कोई 1 महीना पहले जब मच्छर बहुत ज्यादा था, मच्छर आने से हमें तो कोई सर्विलेंस टीम्स करनी होती है, लेकिन सर्विलेंस करें तब ना जब ये इस तरह के कामों से निकले। आप पता नहीं बंदे रखे भी नहीं रखे। अब इसके ऊपर आते हैं कि जी इसको कैसे हमने रोकना है, तजवीज़ दूंगा इसके ऊपर और इनकी करप्शन बंद हो जाएगी। देखिए जी डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम को अगर करप्शन प्रोग्राम से बचाना है और डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम रखना है, तो फिर इस तरह करना है कि जो आपने ये वर्कर जो रखते हैं ना, और हर 3 माह के बाद 6 माह के बाद जी डेली वेजेस के ऊपर हम रखते हैं। क्यों रखते हैं जी? आप एक दफ़ा ही 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है आप उनको रेगुलर ना करें, हालांकि डेंगू कंट्रोल के जो मुलाजिमीन रेगुलर भी हो चुके हैं, आप उनको रेगुलर नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि जो उनको पेंशनरी बेनिफिट हमने नहीं देने, ना दें। आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल के लिए रखें आप उनको, या आप उनको इस तरह करें, क्योंकि ये जब आप 3 माह के लिए और 6 माह के लिए रखते हैं ना, तो आप सीधी सीधी करप्शन। चले, एक तो आपने ये तरीका बता दिया कि जो मुलाजमीन है उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, 3-3 साल के लिए रखा जाए और डेली वेजेस के मुलाजमीन उस तरह से ना हो। लेकिन दूसरा ये कि अभी कार्रवाई जो डॉक्टर फैसल मलिक है और जो दीगर 8 अफसरान हैं उनके साथ साथ कौन करेगा कार्रवाई? अभी आपने निगरान सेटअप के बारे में तो बता दिया कि उन्होंने सिर्फ नाराजगी का इजहार किया, लेकिन पिछली जो अगली ऑप्शन क्या हो सकती है? उस हुकूमत, दौरे हुकूमत में जो इंक्वायरी लगी उसमें सारा कुछ साबित हुआ कि जी करप्शन, PIDA एक्ट लग गया। अब जो इंक्वायरी अफसर कह रहा है कि जी ये इनको हम वार्निंग देते हैं और इनसे हज़ारे नाराज़गी करते हैं, ये किस किस्म का जो है वो आप उनको सजा दे रहे हैं? आप 8 बंदों को तो आप छोड़ रहे हैं और 8 बंदों के खिलाफ आप PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि जी इस इंक्वायरी ऑफिसर के तो ऊपर किसी किस्म का हमें ट्रस्ट नहीं है। ये तो जिसने सेंश्योर कर दिया है उसके ऊपर हमें क्या अब ट्रस्ट होगा कि जी इज़हार नाराज़गी है, माइनर पेनल्टी दे के छोड़ दी है और फिर सीट उसी पर लगे हैं। देखिए सबसे पहले उनको सीट से हटाएं, उनके जो मफादात हैं, वो जो उनके जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म करें, उनको किसी और जगह पर लगाएं अगर वो इतने ही। दूसरा उसके बाद एक अच्छा ईमानदार इंक्वायरी ऑफिसर लगाएं, उसको सरकारी में ईमानदार मिल जाए तो बड़ा मुश्किल बड़े भी हैं अभी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई अभी भी हैं। देखिए 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, कुछ लोग अभी भी हैं
ये पाकिस्तान चल रहा है, ये महकमा चल रहा है। उसके बाद मुकम्मल इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आए उसके ऊपर फिर लाए किया जाए। अगर वो वाकई उन्होंने कोई करप्शन नहीं की तो वो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह लगें, कहीं भी 7 बिस्मिल्लाह लगें। लेकिन अगर जनाब वो उनके ऊपर करप्शन तो बहरहाल साबित हो गई है, करप्शन तो इब्तदाई इंक्वायरी में साबित हुई है, तो फिर ही पीड़ा लगा है। अब पीड़ा में उसकी नौकरी जानी थी, इन तमाम अफसरान की नौकरी जानी थी। अब नौकरी से बचाने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या किया है, कौन सी गजट सिंगी है। वही बात है, ऊपर तक फिर बातें जाती हैं। वो यही बात है ना कि सपोर्ट सिस्टम बड़ा मजबूत है उनका, इसी वजह से कोई हाथ नहीं डालता। सो यही मामलात है। बट बहरहाल अच्छा नूर महर साहब, अभी हम अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? और अभी जिस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से अगर आवाज़ उठाई जाए तो क्या ये नोटिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, या चले 20 से 70% इजाफा ना किया जाए लेकिन जिस तरह से आपकी रिकमेंडेशन थी 5% तक इजाफा कर दिया जाए? ये हो सकता है, नोटिफिकेशन रिवर्स हो सकता है, चेंजिंग्स हो सकती हैं? जी 27 नवंबर 2013 को हुआ था। 5 साल वो सिंध हाई कोर्ट में स्टे चलता रहा। वो 15% जो है नवाज शरीफ साहब ने वापस लिया था। मतलब हमने एहतजाज किया, मीडिया ने रोल प्ले किया, उस वक्त फिर भी सुनी जाती थी। तो अब अभी सुनेगा कौन? लेकिन हम फिर भी आवाज़ अपनी जो है बुलंद करते रहेंगे। देखें बात ये है कि आम जो गरीब है ना उसकी कोई आवाज़ नहीं है। आप देखें दिल के स्टैंड्स की कीमत जो है वो डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और उसका जो तयन किया गया है, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन उसकी जो हाई रेट पे रखी गई हैं, मैं समझता हूँ कि एक स्टैंड जो मतलब कि होना चाहिए 30,000 का या 28,000 का, उसकी 1,24,000 उन्हें कीमत जो है फिक्स कर दी है। तो अब एक गरीब आदमी जिसको अल्लाह ना करे कोई दिल का अमराज हो जाए या कोई हो जाए, तो वो 1,20,000 25,000 एक स्टैंड, गरीब का बच्चा, गरीब की माँ, गरीब का अब्बा मर जाए। मतलब कि हम उस निज़ाम में अगर जिंदा हैं। अच्छा, ये जब हम PIC वगैरह की बात करते हैं, ये मियाँ साहब इस बारे में बेहतर बताएंगे, वहाँ स्टंट्स मतलब जो पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खुद ला कर देने पड़ते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं? वहाँ पे ये है कि कार्ड के जरिए भी डालते हैं और फ्री भी मिलते हैं, लेकिन एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है और जो जिसकी सिफारिश नहीं होती तो वो बेचारा खार। हाँ, लेकिन वो था 2017 में ये हमने ही मिलके इसमें ब्रेक भी किया था। जो डॉक्टर साकिब शफी साहब थे वो अनरजिस्टर्ड स्टैंड जो है म्यूस्ताल में यूज़ करा रहे थे, ठीक है। और इंक्वायरी अभी देखे कितने साल हो गए, 6 साल होने को हैं, तो अभी भी उस पर जो है कुछ नहीं हो पा रहा। अब साकिब शफी साहब बच्चे तो नहीं थे ना उस वक्त भी वो। अच्छा, शॉर्ट ऑफ टाइम क्विकली बताइएगा हल ये है कि जो है दोबारा रिव्यू होनी चाहिए। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 रिव्यू होनी चाहिए, उसका आम महंगाई से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और अद्वियात की कीमतें जो 20% या इससे भी ज़्यादा 70% तक बढ़ी हैं वो रिवर्स होनी चाहिए, और 5% से ज़्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, और कमीशन बैठना चाहिए इस पर। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। नूर महर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे, मियाँ नवीद साहब भी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।